और कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। देखिए, जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो कोर्स है आपका पूरा हो जाए। कुछ कोर्स पूरा नहीं हो पाया है, इसको हमको फील हो रहा है, गिल्टी फील हम खुद कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे पास समय है। आने वाले 20 से 25 दिनों में हमारा 99% कोर्स पूरा हो जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि टेस्ट के लिए तो जो पेड कोर्स में है उनका टेस्ट चल रहा है। जो पेड कोर्स में है वो संपर्क कर लीजिए। नंबर जो है ही आपका 9599624827 पे, जो ऑफिशियल नंबर है जो हार्डवेयर कैंपस का, आपको टेस्ट के ग्रुप में जोड़ देंगे। जो पेड कोर्स में है और जिनका मेंस एग्जामिनेशन है उनके लिए टेस्ट निःशुल्क है। फिर से बोल दे रहे हैं कि जो भी पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं और जो इनका एग्जाम अभी है सामने जेपीएससी मेंस का, उनका टेस्ट आपको निःशुल्क है। अब बात करते हैं इकोनॉमी का। तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आपने नाम सुना ही होगा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक ऐसा संस्थान है जहां पे हर भारतीयों का सपना होता है कि हम पढ़ें, या जो भी इकोनॉमिक फील्ड से उनको पता होगा कि इतना बड़ा संस्थान है। तो वहाँ के सर हमारे हैं आर वशिष्ठ सर, मुखर्जी नगर के टॉप फैकल्टी है। बहुत बिजी शेड्यूल उनका है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के सर से कहा कि सर कम से कम 1 घंटा निकाल दीजिए, जो जेपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू हो रही है आज से इकोनॉमी का। स्ट्रेटजी डिस्कशन तो सर कर ही चुके हैं पहले, तो आ जाएगा ऐप में। लेकिन आज जो है मेन टॉपिक से अपना शुरू कर रहे हैं क्लास, बता देंगे जेपीएससी मेंस के अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, तो क्लास आपका ये हो गया। और बाकी पब्लिक आर्ट का पूरा हो ही गया है, पॉलिटी का भी ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है, ज्योग्राफी का बचाव हो जाएगा, हिस्ट्री खत्म हो चुका है। साइंस में जो फिजिकल साइंस का पोर्शन है वो भी आपका रिकॉर्डिंग चल रही है ऑलमोस्ट। मैंने कहा ना कि इस माह के लास्ट होते होते आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। एग्जाम जनवरी में है। हो सकता है कि अभी ओमिक्रॉन का है, अगर ये कोरोना का थर्ड वेव आया तो मे भी डिले हो जाए, लेकिन ये नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव चलिए मान के और पढ़िए। तो अब हम हवाले करते हैं, हमारे हैं आर वशिष्ठ सर। ये पढ़ाएंगे आप लोगों को इकोनॉमी, और आशा करते हैं कि बेस्ट पढ़ाएंगे, आप लोग लाभ उठाएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार आप सभी को एंड वेलकम एवरीवन इन दिस क्लास। मेरा नाम आर वशिष्ठ है और जैसा कि सर ने बताया, मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया और उसके बाद करीब मैं 10 सालों से अध्यापन का काम कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर, करोल बाग के कई सेंटर्स और दिल्ली के बाहर भी कई सेंटर से मैं जुड़ा हूँ। आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में प्रोवाइड करता हूँ। जहाँ तक ये सब्जेक्ट या विषय का सवाल है, आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर आपका मेंस या मुख्य एग्जाम की परीक्षा हो, इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अब आपको इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंड जो है काफ़ी चेंज हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारी प्रणाली में जो है इकोनॉमिक्स का महत्व अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे व्यापार हो, मौद्रिक नीति हो, फिस्कल पॉलिसी हो, इनका महत्व बढ़ा है। और इस महत्व को रिकग्नाइज करते हुए इवन द क्वेश्चंस फ्रॉम द इकोनॉमिक्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द यूपीएससी और जेपीएससी, राइट। लाइक आप लोगों ने सिलेबस को देखा होगा, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपको इकोनॉमिक्स के पढ़ने हैं। तो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ से प्रारंभ करना है, किन किन बुक्स को पढ़ना है, किन किन बुक्स को नहीं पढ़ना है, कौन से वेबसाइट्स को रेफर करना है, इसके संबंध में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। जैसा कि सर ने बताया, वो आपके पास पहुँच जाएगा, आप उससे लाभान्वित हो सकेंगे। आज की क्लास जो है बेसिकली मैं टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। आप लोग सभी जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स के मुख्य परीक्षा में एक टॉपिक है आपका मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको भारत की बैंकिंग प्रणाली से अवगत कराऊंगा और उसके बाद हम लोग मौद्रिक सिस्टम यानी मॉनेटरी सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंकिंग प्रणाली को देखेंगे और फिर हम लोग भारत की मौद्रिक या मॉनेटरी सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में संबंध है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है, जो कि आगे की क्लास में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग बैंकिंग प्रणाली से करते हैं।
बैंकिंग प्रणाली। क्लास को बैंकिंग प्रणाली से प्रारंभ करने का उद्देश्य यह है कि अगर आप में से जिन विद्यार्थियों का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में नहीं रहा है वे भी इन क्लास को आसानी से समझ पाएंगे। इसका कारण यह है कि हम सभी बैंकिंग प्रणाली से थोड़े बहुत अवगत होते हैं। हम जानते हैं कि बैंक्स क्या है, बैंक्स क्या कार्य करती हैं और हम बैंक से कैसे लाभान्वित होते हैं, हम लोग ये सारे चीज़ जानते हैं। तो अगर हम लोग भारत की बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो इस बैंकिंग प्रणाली का जो सर्वोच्च संस्था माना जाता है उसे हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं सभी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, उनके नियमन के लिए एक सर्वोच्च संस्था का निर्माण किया जाता है जिसे हम सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो आज के इस क्लास में जो हमारा पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, वो आपका केंद्रीय बैंक के संबंध में है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक केंद्रीय बैंक का निर्माण किया जाता है। लाइक इफ यू गो टू यूएस देयर इज ए सेंट्रल बैंक, वहां पे भी एक सेंट्रल बैंक है, इट इज कॉल्ड फेडरल रिजर्व, इसे आप फेडरल रिजर्व कहते हैं। अगर आप यूके जाएंगे यू हैव द सेंट्रल बैंक दैट इज कॉल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड। इवन इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना वी हैव द सेंट्रल बैंक दैट इज कॉल्ड पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए केंद्रीय बैंक का निर्माण किया जाता है। भारत कोई अपवाद नहीं है, भारत में भी बैंकिंग प्रणाली को नियमन करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है मौद्रिक नीति, या जब आप मौद्रिक प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका को रेखांकित कर पाएंगे। तो चलिए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया पहला चैप्टर है हमारा केंद्रीय बैंक, और इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य या फैक्ट्स को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसके उपरांत हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन को डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम लोग कार्य को समझेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करती है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग साख नियंत्रण के उपाय को पढ़ेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो साख नियंत्रण क्या है और साख को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन उपायों का प्रयोग करती हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो कार्य को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साख नियंत्रण एवं इसके उपाय। साख नियंत्रण एवं इसके उपाय, और अंततः हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग प्रणाली में जो तरलता का प्रबंधन किया जाता है उसके संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टॉपिक होगा तरलता प्रबंधन का। तो इसी क्रम में हमें इस क्लास को आगे बढ़ाना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देन हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट को लेकर, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साख नियंत्रण और इसके उपाय को, और अंततः हम लोग देखेंगे कि तरलता का प्रबंधन क्या होता है और तरलता को कैसे प्रबंधित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं।
तो जो सबसे बेसिक या फंडामेंटल चीज़ है आरबीआई के बारे में समझने के लिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक केंद्रीय बैंक को स्थापित किया जाता है। जहां तक भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका सवाल है, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। याद रखें, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। फिर कई बार आपसे यह पूछा जाएगा कि किस कमीशन के सुझाव के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के आधार पर किया गया। हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के आधार पर इसकी स्थापना की गई 1935 में। और इस हिल्टन यंग कमीशन को हम ऑफिशियली या आधिकारिक रूप से हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जानते हैं। चूंकि इस कमीशन के चेयरमैन जो है हिल्टन यंग थे, इसे हम लोग हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। और साथ ही साथ आपको यह याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है संसद के अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई। इसके संबंध में एक अधिनियम को पारित किया गया था 1934 में, और इस अधिनियम को हम आरबीआई अधिनियम 1934 के नाम से जानते हैं। इसे हम आरबीआई अधिनियम 1934 के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम जो है एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है, एक फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क है, जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स दिए गए हैं ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य को संचालित कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अधिकार है, जो पावर्स है, जो शक्तियों का प्रयोग करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किस अधिनियम के प्रावधान के तहत किया जाता है, तो आपको इस अधिनियम का नाम को याद रखना है। इसे हम आरबीआई अधिनियम 1934 के रूप में जानते हैं। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही आधारभूत कानूनी ढांचा है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स प्राप्त होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। अगर आरबीआई के संबंध में किसी भी प्रावधान में बदलाव लाने हैं तो सबसे पहले आरबीआई अधिनियम 1934 में हमें बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, राइट। तो स्थापना के संबंध में आपको ये 3 बातों को याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई। दूसरी बात आप लोग याद रखें कि इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के आधार पर की गई। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इस हिल्टन यंग कमीशन को हम आधिकारिक रूप से रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जानते हैं। तीसरी बात आप याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश जो किया गया था, दैट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड आरबीआई एक्ट 1934. So Reserve Bank of India is drawing its power from this particular act. If anything has to be changed in the functioning of Reserve Bank of India, first we have to bring about changes in RBI Act 1934. So this is the basic legal framework by which Reserve Bank of India is drawing its power and working as the central bank of this country. तो आपको ये 3 चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग तथ्य को ही डिस्कस कर रहे हैं। तथ्य के रूप में आपको आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के बारे में जानना है।
जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी संस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होती है, सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस होता है, उसे हम हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आप लोग सभी जानते होंगे मुंबई में है। परंतु आपको यह पता होना चाहिए कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में स्थापित किया गया था 1935 में, आप देख सकते हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था 1935 में, जब इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, राइट। तो 1935 में स्थापना के वक्त इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता हुआ करता था मुख्यालय। वर्ष 1937 में, यानी स्थापना के 2 वर्ष के बाद, वर्ष 1937 में इसके मुख्यालय को कलकत्ता से हस्तांतरित कर मुंबई कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में अवस्थित है। तो इसके ऑफिस को जब आप पढ़ते हैं तो मुख्यालय आपको याद रखना है मुंबई में है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 स्थानीय बोर्ड हैं। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य प्रणाली के संबंध में। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं। जिसे अंग्रेजी में हम लोग लोकल बोर्ड्स कहते हैं, लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। इसका एक स्थानीय बोर्ड उत्तर भारत में दिल्ली में है, दक्षिण भारत में यह चेन्नई में है, पश्चिम भारत में मुंबई में है। याद रखें, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है, साथ ही साथ आरबीआई का एक स्थानीय बोर्ड भी है, और फिर पूर्व में इसका एक स्थानीय बोर्ड है कोलकाता में। ये 4 अलग अलग जगहों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय बोर्ड हैं। अब आप समझिए कि स्थानीय बोर्ड का क्या कार्य होता है, इसकी क्या भूमिका होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग और मौद्रिक नीति के संबंध में जो भी निर्णय लेती है वो मुंबई से निर्णय लिया जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी काफी बड़ी है, और साथ ही साथ लोगों की बैंकिंग हैबिट या बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो है, या मौद्रिक आवश्यकता जो है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो नॉर्थ इंडिया, जैसे हम लोग अभी दिल्ली में हैं, नॉर्थ इंडिया में प्रचलन जो है कैश का अब कम हो रहा, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो है उसका प्रचलन बढ़ रहा। किंतु अगर आप, जैसे आप लोग पूर्व में हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इन एरियाज में आप देखेंगे अभी भी कैश का प्रचलन जो है काफी ज्यादा है। डिजिटल पेमेंट ठीक है, अभी इट्स गेनिंग ट्रैक्शन, बट इट्स नॉट एज frequent as that is happening in Delhi, right, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कैश का प्रचलन ज्यादा है, यहाँ पे आपका डिजिटल पेमेंट का जो है प्रचलन ज्यादा है। ये कुछ नया ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि लोगों की बैंकिंग आवश्यकता या मौद्रिक आवश्यकता जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग या मौद्रिक निर्णय लिए जाते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि कोई भी निर्णय को इम्प्लीमेंट करने से पहले इन लोकल बोर्ड से, ये 4 लोकल बोर्ड से जो है उनके इनपुट्स को मांगे जाते हैं, उनके सजेशंस को माने जाते हैं, ताकि उन सजेशंस या इनपुट्स के आधार पर एक ब्रॉड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके जो कि उपयुक्त होगा पूरे भारतवर्ष के लिए, राइट। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि किसी भी नीति निर्माण में ये लोकल बोर्ड्स जो है अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो बैंकिंग और मौद्रिक रिक्वायरमेंट है उसके संबंध में मुख्यालय को इनपुट्स या डेटा प्रोवाइड करती है, सजेशंस प्रोवाइड करती है, और उन्हीं इनपुट्स, डेटा और सजेशंस के आधार पर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एप्रोप्रिएट या उपयुक्त पॉलिसी का निर्माण कर पाती है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि ये लोकल बोर्ड्स जो हैं अपने अपने एरियाज, अपने अपने क्षेत्र में जो खासकर सहकारी बैंक है उस पर अभी आप लोग सभी जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण बढ़ा है। खासकर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सहकारी बैंक क्या होता है। बस अभी आपको याद रखना है कि जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं उनकी कार्यप्रणाली पे भी निगरानी रखने का काम ये लोकल बोर्ड्स करती है, राइट। मैं आपको बताऊंगा आगे क्लासेस में कि सहकारी बैंक जो है दो तरह के होते हैं। कुछ सहकारी बैंक गांव में है जिसे हम ग्रामीण सहकारी बैंक कहते हैं, और कुछ सहकारी बैंक जो है शहरों में अवस्थित है उसे हम शहरी सहकारी बैंक कहते हैं। तो जो शहरी सहकारी बैंक है भारत में, उनके कार्य प्रणाली को नियमन करने का अधिकार जो दिया गया है इन लोकल बोर्ड्स को दिया गया है, राइट। तो मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 लोकल बोर्ड्स हैं। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में मुंबई और पूर्व में कलकत्ता। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसेस होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसेस होते हैं। ये रीजनल ऑफिसेस भारत के राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। भारत के राज्यों में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसेस देखने को मिलेंगे। अभी करीब 30 रीजनल ऑफिसेस हैं भारत के राज्यों में, या कुछ यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज में भी आपको देखने को मिलेंगे रीजनल ऑफिसेस। करीब 30 रीजनल ऑफिसेस हैं। तो इसका महत्व क्या है यह समझना ज़्यादा जरूरी है, ना कि यह याद रखना कि किन किन राज्यों में यह अवस्थित है, किन किन राज्यों में अवस्थित नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया सभी राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में आपको रीजनल ऑफिसेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देखने को मिलते हैं। तो इसकी भूमिका को आप समझिए। आपको यह याद रखना होगा कि केंद्रीय बैंक जो है यह सरकार की बैंक है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों का बैंक जो है ये व्यापारिक बैंक है। जैसा आप लोग देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे कमर्शियल बैंक है। ये सारे जो है व्यापारिक बैंक है। ये लोगों का बैंक होता है। किस अर्थ में? यह लोगों का बैंक है इस अर्थ में कि हम अपने पैसे को इन बैंकों में जमा करते हैं और हमें जब ऋण या उधार की आवश्यकता होती है तो हम इन बैंकों से उधार को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो सरकार की बैंक मानी जाती है वो व्यापारिक बैंक को नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक को माना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का बैंक है, यानी जब सरकार को अपने पैसे जमा करने होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उनके खाते होते हैं, वहां पैसे जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग अपने पैसे को व्यापारिक बैंक में जमा करते हैं उनसे ऋण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गवर्नमेंट के जमा खाता होता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का बैंक मानते हैं। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल केंद्र सरकार की बैंक नहीं है, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राज्य सरकारों को भी बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि जमा की सुविधा एवं ऋण की सुविधा प्रदान करता है, राइट। आप इसे याद रखें कि केंद्र सरकार को जमा और ऋण की सुविधा प्रदान करने के अलावा केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है राज्य सरकारों को भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है। यह राज्य सरकार का भी बैंक होता है और इसलिए आवश्यक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उपस्थिति भारत के राज्यों में रहे। और इसी चीज को ध्यान में रखकर जो है रीजनल ऑफिसेस बनाए गए हैं और रीजनल ऑफिसेस को अलग अलग राज्यों में स्थापित किया गया है ताकि वहां केंद्रीय बैंक राज्य सरकारों की बैंकिंग आवश्यकता को पूरा कर सके।
तो 3 ऑफिसेस के बारे में आपको याद रखना है। अभी हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित जो फैक्ट्स है उन फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो फैक्ट्स में मैंने आप लोगों को इसकी स्थापना के संबंध में बताया, फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के बारे में बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, या इसे हम लोग कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है। What you mean by nationalization and what happens under the process of nationalization, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपको ये जानना है कि राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जब कोई निजी संस्था सरकार के द्वारा अक्वायर किए जाते हैं, सरकार के द्वारा खरीदे जाते हैं और सरकार उसे अपने नियंत्रण में लाती है, तो इस प्रक्रिया को हम राष्ट्रीयकरण के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत निजी संस्था, निजी कंपनी सरकार के द्वारा खरीदे जाते हैं, सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाता है और उसे सरकार अपने नियंत्रण में लाती है। तो जब हम यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, तो इससे यह क्लियर होना चाहिए कि जब इसे स्थापित किया गया था 1935 में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड टू बी अ प्राइवेट बैंक, एक निजी बैंक हुआ करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की कोई हिस्सेदारी या अंशधारिता नहीं थी। इट यूज्ड टू बी ए प्राइवेट बैंक, एक निजी बैंक हुआ करता था। लेकिन वर्ष 1949 में 1 जनवरी 1949, इनफैक्ट 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार के द्वारा उस निजी बैंक को खरीदा गया जिसे हम आरबीआई के नाम से आज जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ। सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया, इसे सरकार के नियंत्रण में लाया गया और तब से लेकर आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्यरत है। तो आप याद रखेंगे वर्ष 1949, और वर्ष 1949 जो है भारत के बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के बैंकिंग विकास में इस वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ष 1949 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया, इसे गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत किया गया। और साथ ही साथ याद रखें कि वर्ष 1949 में पहली बार स्वतंत्र भारत में बैंकिंग प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए संसद में एक अधिनियम को पारित किया गया। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, हम सभी जानते हैं, और इसके 2 वर्ष के बाद यानी 1949 में ही बैंकिंग प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, ताकि सरकार बैंक्स के माध्यम से कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा कर सके, इन्हें सुचारू ढंग से चलाने के लिए संसद में एक अधिनियम को पारित किया गया, जिसे हम बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बैंकिंग नियमन कहिए या विनियमन कहिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। अंग्रेजी में अगर मैं लिखूं तो आसान होगा,
आपके लिए भी याद रखना, इसे हम लोग कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। देख सकते हैं, बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए 1949 में पहली बार स्वतंत्र भारत में संसद में एक अधिनियम को लाया गया और इस अधिनियम को हम बैंकिंग रेगुलेशंस अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसी अधिनियम के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एक्सटेंसिव पावर दिया गया भारत में बैंक को नियमन करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आज अगर किसी भी बैंक की स्थापना होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस के द्वारा ही इसकी स्थापना होती है, यानी आरबीआई के लाइसेंस के बिना जो है कोई अपने आप को बैंक के रूप में स्थापित नहीं कर सकता। ये पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा भी दिया गया है और भारत के जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 लागू किया गया था, इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया गया कि आप बैंकिंग प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आप लाइसेंस जारी करें और आपके लाइसेंस के बाद ही बैंक को भारत में स्थापित किए जाएंगे, राइट। साथ ही साथ इस अधिनियम के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को बनाने का अधिकार दिया गया, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। सारे बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को बनाने का काम करती है, जिसका अनुपालन सभी बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो ये पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में ही दिया गया कि आप जो है बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को बनाने का काम करेंगे और जितने भी बैंक्स होंगे, व्यापारिक, सहकारी और अन्य बैंक, आपके द्वारा बनाए गए नियम और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। आप देख सकते हैं कि अब बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कई एक्सटेंसिव पावर दिए गए और इन्हीं एक्सटेंसिव पावर की वजह से 1949 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों के बैंक के रूप में स्थापित हुआ है। तो फैक्ट के रूप में आप यहाँ पे याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण है बैंकिंग प्रणाली के विकास में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि भारत में बैंकों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पहली बार संसद में अधिनियम को पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक विस्तृत अधिकार दिए गए, जिसका प्रयोग कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज बैंकों के बैंक के रूप में कार्यरत है। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसमें आपने इसकी स्थापना के संबंध में पढ़ा, इनके इंपॉर्टेंट कार्यालय या ऑफिस के संबंध में पढ़ा और साथ ही साथ आपने इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में देखा। कभी कभी कई फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। आप लोग सभी जानते होंगे, न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जो है इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास IAS ऑफिसर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25th गवर्नर हैं। इज द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनसे पहले उर्जित पटेल, उनसे पहले आपको याद होगा रघुराम राजन। रघुराम राजन जी 23rd गवर्नर थे। 24th गवर्नर हुए आपके उर्जित पटेल और उर्जित पटेल के बाद अब वर्तमान समय में शक्तिकांत दास जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन हुए। तो 1935 में जब इसे स्थापित किया गया था, 1935 में जब इसे स्थापित किया गया था, आप याद रखें कि इसके प्रथम गवर्नर के रूप में हम सर ऑसबॉर्न स्मिथ को जानते हैं। प्रथम गवर्नर जो हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है या आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं
सर ऑस्वन स्मिथ जब गवर्नर हुए, ये वर्ष आपका 1935 था, जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन हुए? तो स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो हुए, उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। ये 1943 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। इनका कार्यकाल रहा 1949 तक। तो आप देख सकते हैं कि 1947 में जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख कार्यरत थे। आप कह सकते हैं कि सीडी देशमुख जो है भारत में, स्वतंत्र भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर हुए। साथ ही साथ सीडी देशमुख जो है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? He is the first governor of Reserve Bank of India in free India, no doubt, but he is also the first Indian to hold this position. इस पोजीशन पे आने वाले, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय के रूप में हम जिस व्यक्ति को जानते हैं, उनका नाम सीडी देशमुख है। इनसे पहले जो दो और गवर्नर हुए, वो भारत के नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला गवर्नर आपका सर ऑस्वन स्मिथ था। दूसरा गवर्नर जो है जेम्स थे। दूसरा गवर्नर जेम्स थे। ये अलग अलग कंट्रीज, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूके से थे। और तीसरा जो गवर्नर हुआ वो आपका सीडी देशमुख। आप देख सकते हैं पहले भारतीय गवर्नर जो है सीडी देशमुख है। तो सीडी देशमुख के नाम दो क्रेडिट जाता है ना? हम ये जानते हैं कि सीडी देशमुख जो है ये पहले भारतीय गवर्नर हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनसे पहले जो गवर्नर दो हुए थे वे हमारे देश के नहीं थे। दूसरा इनका क्रेडिट यह है कि यह स्वतंत्र भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर हुए। भारत को जब आज़ादी मिली तो उस समय सीडी देशमुख जो है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में आसीन थे, राइट? तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है जेपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो मैंने फैक्ट्स आपको बताया, ये फैक्ट्स मैंने आपको कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई या आरबीआई का प्रबंधन। देखिए यहाँ पे प्रबंधन का क्या अर्थ है, मैं आपको समझाऊं। किसी भी संस्था का जो प्रबंधन होता है दो स्तर पे किया जाता है। अगर हम संस्था की बात करें, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसकी मैनेजमेंट जो है दो स्तर पे की जाती है। पहला जो है पॉलिसी मेकिंग का होता है। संस्था कोई निर्णय लेती है और उस निर्णय को लेने का काम कुछ लोग करते हैं जो संस्था के महत्वपूर्ण लोग होते हैं। और निचले स्तर पे उन निर्णय को, उन पॉलिसीज को, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि संस्था में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टाफ होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बनाए गए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो सर्वोच्च ऑर्गन है जो निर्णय लेती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो बैंकिंग नियमन है या बैंक से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं हैं, वे केंद्रीय बैंक के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो हम वास्तव में जब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आरबीआई का वह कौन सा ऑर्गन है, विच ऑर्गन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल दिस डिसीजंस, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो कौन सा ऑर्गन है जो इन सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस को लेने का कार्य करती है। हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सर्वोच्च
निर्णयकारी संस्था के बारे में जानेंगे। जैसे अगर मैं आपको साधारण तौर पे बताऊं तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो मुद्रा का प्रचलन है, हम जो करेंसी को यूज करते हैं, पेपर नोट्स का जो हम विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिंट किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि कितना नोट को प्रिंट किया जाए, कितना 2000 रुपए का नोट को प्रिंट करना है, कितना 1000 का नोट अभी नहीं है, 500 रुपीज का कितना नोट को प्रिंट किया जाए, कितना 20 रुपीज का, कितना 10 रुपीज का, कितना 5 रुपीज का। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। इन डिसीजंस को लेने का काम कौन सी संस्था करती है, हम उसके संबंध में पढ़ेंगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो मैनेज किया जाता है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। आरबीआई इज मैनेज्ड बाय ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसे सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप कह सकते हैं, न्यूज़पेपर में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लिखा जाता है। तो इसका जो प्रबंधन है इसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाते हैं बैंकिंग प्रणाली के संबंध में, मौद्रिक नीति के संबंध में, वे सारे डिसीजंस जो है इसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। और इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 मेंबर्स हैं, 21 सदस्य हैं इसमें, यानी 21 डायरेक्टर्स हैं इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21 डायरेक्टर्स में कौन कौन से डायरेक्टर्स आते हैं और उनका मनोनयन या नियुक्ति जो है कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टर्स है उसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि गवर्नर जो है अभी शक्तिकांत दास जी हैं। इसकी संख्या कितनी है? गवर्नर की संख्या 1 है ना। अभी कौन है? शक्तिकांत दास। सो एक गवर्नर होंगे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ये हो गए। इसके अलावा 4 और डायरेक्टर्स होते हैं जिनका मनोनयन आरबीआई के स्थानीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 4 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर्स जिनका मनोनयन स्थानीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। स्थानीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 स्थानीय बोर्ड हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये 4 स्थानीय बोर्ड एक एक डायरेक्टर्स का मनोनयन करती है और उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्थान दिया जाता है। फिर इसमें और 10 डायरेक्टर्स होते हैं जिनका मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। दस डायरेक्टर्स जिनका मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और फिर इसमें और 2 अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं। 2 अधिकारी, ये अधिकारी वित्त मंत्रालय के होते हैं। वित्त मंत्रालय जिनका मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा किया जाता है।
तो अगर आप इन नंबर्स को काउंट करें तो ये 21 मेंबर्स हैं. दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. राइट. इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टर्स है उसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं, उसकी संख्या 1 है. नंबर को आप काउंट करें. डिप्टी गवर्नर्स यहाँ पे 4 होते हैं. इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनका नॉमिनेशन या मनोनयन आरबीआई के लोकल बोर्ड्स के द्वारा किया जाता है. मैंने बताया 4 लोकल बोर्ड्स हैं. Each local boards of Reserve Bank of India will nominate 1 members and they all will find the places in Central Board of Directors. Right? 10 सदस्य और होंगे, 10 डायरेक्टर्स और होते हैं जिनका मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है. और फिर मैंने आप लोग को बताया कि इसमें 2 ऑफिसर्स यानी 2 अधिकारी, उच्च रैंक के अधिकारी होते हैं, वित्त मंत्रालय से आते हैं. इन अधिकारी को भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स के रूप में लिया जाता है और इनका मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है. तो नंबर को आप काउंट करें. 1, 4, 5, 4, 9, 9, 10, 19 और 2 अधिकारी, 2 ऑफिसर्स, 21 हो गए. ये 21 मेंबर्स जो हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य होते हैं. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे बैंकिंग प्रणाली के संबंध में हो या फिर हमारी मौद्रिक नीति के संबंध में, इन्हीं 21 सदस्यों के द्वारा लिया जाता है. अब इन डायरेक्टर्स को आप 2 भागों में बांटते हो. जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स हैं, देखिए, एक गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डायरेक्टर्स माना जाता है. आधिकारिक रूप से इन्हें डायरेक्टर्स माना जाता है. दे आर द ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बाकी के जो सदस्य रहे यानी बाकी के जो डायरेक्टर्स है उसे हम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं. तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं या कौन ऑफिशियल डायरेक्टर्स नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. तो आपको जस्ट ये बात याद रखनी है कि जो गवर्नर होते हैं और जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं. बाकी जो डायरेक्टर्स बचे वे अनऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं. अनऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के. पहला अंतर. दूसरा अंतर मैं आपको यह बताऊं कि जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स, इन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है. इनका मनोनयन नहीं किया जाता है. आप याद रखें बच्चों कि जो गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स हैं उन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है. उन्हें मनोनीत नहीं किया जाता है. नियुक्त किया जाता है यानी उन्हें अपॉइंट किया जाता है. बाय होम? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बाकी जो सदस्य आप देख सकते हैं जो अनऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होती है बल्कि उनका मनोनयन होता है. जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 4 डायरेक्टर्स, इनको नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई के लोकल बोर्ड्स के द्वारा. 10 डायरेक्टर्स, इनको भी मनोनीत किया गया और 2 ऑफिसर्स, इनका भी मनोनयन किया गया भारत सरकार के द्वारा. इनको अपॉइंट नहीं किया गया, इनको नियुक्त नहीं किया गया. मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है नियुक्ति और मनोनयन के बीच. लेकिन अभी फैक्चुअली आपको याद रखना है कि जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, आई मीन द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिप्टी गवर्नर्स, these are the people which are appointed by government of India, and remaining directors of Reserve Bank of India are not appointed. Rather, they are nominated either by the local boards of RBI or the government of India. So what is the basic difference? इनमें basic difference क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको वो बताऊं. लेकिन उससे पहले आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि जो गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है अधिकतम 5 वर्षों के लिए. याद रखें आप इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है. इनकी नियुक्ति जो की जाती है अधिकतम 5 वर्षों के लिए की जाती है, किंतु इनके कार्यकाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है. इनका पहला कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का ही होता है, 3 वर्ष का. और इसके बाद जो है इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर गवर्नमेंट इनके काम से प्रभावित है, गवर्नमेंट इनके काम से संतुष्ट है. राइट. तो आप देख सकते हैं कि इनके टेन्योर को, इनके कार्यकाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया. फर्स्ट टेन्योर इज ऑफ
3 years, and later on an extension of 2 years can be provided to them by the government on the satisfaction of services provided by them, right? बाकी जो सदस्य हैं जो कि अनऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, इनका मनोनयन किया जाता है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, इनको मनोनीत किया जाता है और इनका मनोनयन जो है केवल 4 वर्षों के लिए होता है, राइट? आप याद रखें, इनका मनोनयन जो है केवल 4 वर्षों के लिए होता है। तो जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं उन्हें भारत सरकार 5 वर्षों के लिए नियुक्त करती है। पहला कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, दूसरा कार्यकाल 2 वर्ष का उनको और दिया जा सकता है, राइट? लेकिन जो बाकी जो सदस्य हैं, इसमें आपके जो डायरेक्टर्स हैं जिनका मनोनयन भारत सरकार या लोकल बोर्ड्स करती है, उनका मनोनयन केवल 4 वर्षों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो रघुराम राजन, मैंने आप लोग को बताया, ही वॉज द 23rd गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ही बिकेम द गवर्नर ऑन 4th of September 2013। आरबीआई के गवर्नर जो हैं रघुराम राजन 4 सितंबर 2013 को गवर्नर बने और ये 2016 तक 3 सितंबर 3rd of September 2016 तक इस पद पर आसीन रहे। 2016 तक, देखिए 3 साल। और फिर इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन नहीं लेने का निर्णय किया। उर्जित पटेल भी आए, इनको भी पहला जो टेन्योर दिया गया वो 3 वर्ष का दिया गया, लेकिन इन्होंने 3 वर्ष के टेन्योर को भी, चूंकि इनके कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट लीडर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डॉक्टर उर्जित पटेल ने डिसाइड किया कि वो 3 वर्ष से पहले ही अपने रेजिग्नेशन को गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। एंड देन शक्तिकांत दास जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, 3 वर्षों के लिए रहेंगे और लेटर ऑन इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बाकी मेंबर्स का मनोनयन जो है 4 वर्षों के लिए किया जाता है। तो ये जो 21 सदस्यों का टीम है, 21 सदस्यों का जो ये बोर्ड है, इन्हीं बोर्ड्स के द्वारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैनेज किया जाता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में जो निर्णय लेने का कार्य करती है, इसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैनेज करने का कार्य करती है। तो आज के इस क्लास में हमने आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित तथ्य को बताया। इसमें हमने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तथ्य में हमने कई बातें आपको बताई। हमने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई, किस कमीशन के सुझाव के आधार पर की गई, वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मौद्रिक नीति को जारी करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण क्या था, 1949 का वर्ष जो है हम बैंकिंग व्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इन बातों को मैंने आपसे डिस्कस किया। साथ ही साथ मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के बारे में बताया, इनके रीजनल ऑफिसेस, लोकल बोर्ड्स के बारे में बताया, और फिर आप एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण ऑर्गन को समझ सकें। इस ऑर्गन को हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं और इसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हो या हमारी मौद्रिक नीति से जुड़ा हो। आप यहाँ तक आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद की क्लास को हम लोग उसमें हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का नियंत्रण कैसे करती है और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि तरलता प्रबंधन क्या है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन किन उपायों का प्रयोग कर तरलता का प्रबंधन करती है। धन्यवाद।